हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित लगभग 300 प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं। राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित आपके ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों का जो सिलेबस दिया गया है दोस्तों, जैसे कि आपका स्थिति विस्तार है, भौतिक स्वरूप है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अलावा जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व दिया गया है, प्रदूषण व नियंत्रण दिया गया है और प्राकृतिक संसाधन दिया गया है। तो इन सभी टॉपिक्स के सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, और लगभग 300 प्लस सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये जो भी सवाल हम करने वाले हैं, ये लक्ष्य क्लासेस की बुकलेट है, उससे हम करने वाले हैं दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। लगभग 300 प्लस सवाल यहाँ पर रहेंगे, यानी कि ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है, तो थोड़ा सा स्पीड से हम चलेंगे। तो चलिए, पहला सवाल देखिए। भारत अवस्थित है, तो भारत की अवस्थिति यहाँ पर पूछी गई है। तो कभी भी आपसे भारत की अवस्थिति पूछी जाए तो सबसे पहले चेक कीजिए दोस्तों, उत्तर से उत्तर किस में दिया गया है। तो इसमें उत्तर से दक्षिण दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इसमें दक्षिण से उत्तर दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें दक्षिण से दक्षिण दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ये क्या है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर असत्य है। तो कौन सा युग्म यहाँ पर असत्य है, यह आपसे पूछा गया है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, तो ये बात तो सही है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये बात भी सही है। भारत का रेखांकीय विस्तार यानी कि यहाँ पर देशांतरीय विस्तार की बात की जा रही है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, तो ये बात भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। अब आप लोग कमेंट करके बताना भारत में राज्यों की संख्या कितनी है और यूटी जो है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो है, इनकी संख्या कितनी है। बेसिक सा सवाल है, लेकिन बन सकता है एग्जाम में। तीसरा सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो आपका 23.5 डिग्री उत्तर जो है दोस्तों, ये आपका भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कि जो आपकी कर्क रेखा है वो आपको 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रामाणिक मध्याय रेखा है। तो प्रामाणिक मध्याय रेखा कौन सी आपकी हो जाएगी दोस्तों, तो 82.5 डिग्री पूर्वी आपकी हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका किस किस के मध्य हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी एक बार दोस्तों, मामी लक्ष्मी छोटी कार, कैसे याद रखना है, मामी लक्ष्मी छोटी कार, मामी लक्ष्मी, फिर उसके अलावा क्या याद रखना है आपको, छोटी कार याद रखना है। मामी यानी आपका मालदीव और मिनिकाय के मध्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। लक्षद्वीप और मिनिकाय के मध्य कौन सा हो जाएगा, 9 डिग्री चैनल हो जाएगा। और छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य कौन सा हो जाएगा आपका, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है, तो 9 डिग्री चैनल अभी मैंने आपको बताया दोस्तों मालदीव और मिनिकाय के मध्य है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवरती तथा मिनिकाय के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 डिग्री पूछा गया है, तो 9 डिग्री आपका हो जाएगा मामी लक्ष्मी यानी लक्षद्वीप और आपका मिनिकाय के मध्य हो जाएगा। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, कवरती हो जाएगी। तो लक्षद्वीप और मिनिकाय यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन सा चैनल बनाता है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल देखिए। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है, तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में आपका हो जाएगा, गौरमाता गुजरात। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस ओर से गुजरता है? तो सिक्किम से जो अक्षांश आपका गुजरता है दोस्तों, ये कहाँ से होकर गुजरेगा आपका? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से होकर भी गुजरता है। ऑप्शन डी सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहलाता है? तो भारत का ग्रीनविच कौन सा स्थान कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका कौन सा कहलाएगा दोस्तों? अवंती, रोहतक, उज्जैन, कुरुक्षेत्र। तो ये आपका कौन सा कहलाता है? उज्जैन कहलाता है। ऑप्शन सी सही जाएगा। जिस जिले से 7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं लगती है आपकी दोस्तों? महाराष्ट्र से लगती है, आंध्र प्रदेश यानी कि आपकी तमिलनाडु से लगती है, ओडिशा से लगती है, बिहार से आपकी नहीं लगती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है? तो कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है ये आपसे पूछा गया है। तो कौन कौन से यहाँ पर हो जाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों आपके पंजाब नहीं होगा, राजस्थान, झारखंड और आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले तो हमारा राजस्थान आ जाएगा भैया, फिर आपका कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, फिर आपका कर्नाटक आ जाएगा तीसरे नंबर पर, फिर आपका तमिलनाडु आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये बात आपका गलत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इसको हम कैसे याद रखते हैं दोस्तों? रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, इस तरीके से हम याद रखते हैं दोस्तों। तो भारत का जो नंबर आता है वो कौन सा आता है? 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो गलत हो गया। आगे देखिए, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। तो ये बात तो सही है दोस्तों, ऑप्शन 2 तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका कथन 2 सही हो जाएगा। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, तो समूचा भारत आपका उष्ण कटिबंधीय में स्थित है, ये बात भी गलत हो जाएगी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये बात भी आपकी सही है, यानी कि 2 और 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम कुल मिलाकर कितने राज्यों से और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है दोस्तों? 7, 6, 8, 9। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 से घिरा हुआ है। तो असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? 7 से घिरा हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? तो दोस्तों यहाँ पर 4-5 ट्रिक होती है जो कि आपको याद रखनी होती है। भारत जो है ये 7 देशों के साथ सीमा लगाता है आपका, तो उन 7 देशों के साथ किस किस की सीमा लगती है वो आपको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये तीनों कथन आपके सही है दोस्तों। असम जो है भूटान बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ लगाता है, मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगाता है। आगे देखिए, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम आपका आता है दोस्तों। अगर आपको पहाड़ियाँ भी याद है उससे भी आप कर सकते हो। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किसके 3 तरफ आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दोस्तों? तो ये त्रिपुरा की हो जाएगी। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है दोस्तों। इसको हम कैसे याद रखते हैं? आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं। तो आप मेरे मित्र हैं से हम याद रखते हैं दोस्तों। प से पश्चिम बंगाल है, मे से मेघालय है, यहाँ पर त्र से आपका त्रिपुरा हो जाएगा और मी से आपका यहाँ पर दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका असम आता है। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती है? अभी मैंने आपको बताया, आप मेरे मित्र हैं। तो आप मेरे मित्र हैं में आपका दोस्तों मणिपुर कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है, तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी? 15,106 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15,106 किलोमीटर।
निम्नलिखित में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में, याद रखना ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो स्थित है दोस्तों आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्क रेखा से दूरस्थ राजधानी है। तो कर्क रेखा से दूरस्थम राजधानी कौन सी हो जाएगी? रांची, जयपुर, आइजोल, अगरतला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कर्क रेखा से दूरस्थ राजधानी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची है, आइजोल है, अगरतला है, जयपुर है। तो दोस्तों आपकी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है उससे सबसे दूरस्थम राजधानी आपकी कौन सी है? जयपुर है। सबसे दूरस्थम राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी, जो कि दूर स्थित है आपकी कर्क रेखा से, क्योंकि कर्क रेखा आपकी कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। तो राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है। जयपुर आप राजधानी देखोगे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से काफ़ी दूर है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर दूरस्थ राजधानी कौन सी हो जाएगी? जयपुर हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए। और रांची जो है दोस्तों झारखंड की, ये आपकी सबसे पास में हो जाएगी। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छाटिए। तो असुमेलित युग्म को आपको छाटना है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु है, और भारत का पश्चिमी बिंदु आपका दोस्तों गौहर माता है, या गहार मोती भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों गलत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी यहाँ पर दिया गया है, भारत का पूर्वी बिंदु किबुतु है, भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पर गहार मोती दिया गया है। तो यहाँ पर गलत आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, 24 डिग्री चैनल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो 24 डिग्री चैनल जो है ये आपकी किन दो देशों के मध्य स्थित है दोस्तों? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य आपका 24 डिग्री चैनल स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम है। तो 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर आपका दिल्ली है। तो जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार और आपका दिल्ली। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों वह आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित नहीं है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से संबंधित आपका कौन सा नहीं है? तो यह रेखा के लिए, यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 3.5 घंटे आगे है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये 5.5 घंटे आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ये यहाँ पर बाकी बातें आपकी सही है, यहाँ पर बी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 5.5 घंटे ही आगे है, यह आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश से किसकी सीमाएं जुड़ी हुई है दोस्तों? बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय की सीमाएं जुड़ी हुई है। मेक मोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो मेक मोहन रेखा जो है दोस्तों ये किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये आपकी भारत और चीन के मध्य हो जाएगी, और इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो देश के सबसे बड़े 3 राज्यों का सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपका राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। तो भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कोल हो जाएगा, और दक्षिणतम आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से आपका कौन सा राज्य है जिससे होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? तो गुजरात से होकर गुजरती है, राजस्थान से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, म्यांमार की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों का दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर सही क्रम है। तो दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर सही क्रम आपको बताना है दोस्तों, म्यांमार के साथ लगे हुए। तो सबसे पहले इधर मिजोरम आ जाएगा, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना है। तो मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई यानी चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। भारत उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। तो क्या भारत आपका उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यही आपका गलत हो जाएगा। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बाकी 3214 आप याद रखिएगा, 2933 भी याद रखना है आपको। ये वाली तो आपकी 3214 है, और ये वाली आपकी दोस्तों 2933 है। ठीक है,
और तटरेखा की लंबाई 7,516 है। सर्वाधिक तटरेखा कौन लगाता है? गुजरात लगाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश की सीमा मेघालय व असम से लगती है। नेपाल की सीमा असम व सिक्किम से लगती है। भूटान की सीमा असम व पश्चिम बंगाल से लगती है। तो यहाँ पर असत्य आपको बताना है। तो यहाँ पर सी आपका असत्य है। असम और सिक्किम जो दिया गया है नेपाल की सीमा, वो यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी सीमा किससे लगती है वो एक बार आप याद करना। ठीक है, नेपाल की सीमा शायद आपकी असम से नहीं लगती है। ठीक है, सिक्किम से तो लगती है लेकिन असम से नहीं लगती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो खासी जयंतिया जो है दोस्तों, ये किसका भाग हो जाएंगे आपके? तो ये किसका भाग हो जाएंगे? प्रायद्वीपीय पठार का भाग हो जाएंगे दोस्तों। संरचना व उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग हो जाएंगे? प्रायद्वीपीय पठार का। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से आपकी हुई है दोस्तों? ज्वालामुखी के द्वारा, मृदा निक्षेपण या प्रवाल उत्पत्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रवाल उत्पत्ति से हुई है दोस्तों। ठीक है, प्रवाल द्वीप हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बेरन और आपका नारकोंडम हो जाएगा, बेरन और नारकोंडम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थलखंड की समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पर डी आपका गलत हो गया, ए बी सी यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये बात सही है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7,516 है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, ये बात गलत हो जाएगी। पाक जल संधि आपकी भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से किसकी सीमा नहीं लगती है दोस्तों? महत्वपूर्ण सवाल है। तो असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या मणिपुर? तो मणिपुर की नहीं लगती है। डुरंड लाइन 2 देशों के बीच की सीमा है। तो डुरंड लाइन किन 2 देशों के मध्य की सीमा है दोस्तों? तो डुरंड लाइन हो जाएगी आपकी दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पाक और अफगानिस्तान जो है इनके मध्य में डुरंड लाइन आपकी निश्चित की गई थी, ऑप्शन बी सही जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 वनों का भाग नहीं है? तो 7 वनों का भाग कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो देखने से पता लग गया आपको दोस्तों कौन सा नहीं है, पश्चिम बंगाल यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक तटरेखा की लंबाई किसकी हो जाएगी? गुजरात की हो जाएगी। आगे देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित कौन सा करेगा? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। 51 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 डिग्री चैनल जो है अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती हो जाएगी। 10 डिग्री चैनल आपका किसके मध्य हो जाएगा दोस्तों? लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा। और ढक्कन पास जो है ये लघु अंडमान और आपका दक्षिण अंडमान के बीच में हो जाएगा। ये ढक्कन पास भी आप याद रखना दोस्तों, इसको ढक्कन पास भी बोल दिया जाता है। ये आपका लिटिल अंडमान किसके मध्य है? लिटिल अंडमान और आपका जो दक्षिण अंडमान है उसके मध्य में स्थित है दोस्तों आपका ढक्कन पास। ठीक है, ये दर्रा है तो ढक्कन पास आपका स्थित है लिटिल अंडमान और आपका दक्षिण अंडमान के मध्य में। और यहाँ पर पूछा जाता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है आपकी, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। पुद्दुचेरी का क्षेत्र विस्तार पाया जाता है। तो पुद्दुचेरी का क्षेत्र विस्तार आपका पाया जाता है तो ये तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में आपका पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी जो है समुद्र तटीय सीमा वो किसकी है? तो सबसे छोटी सबसे बड़ी दोनों याद रखना है। गुजरात की सबसे बड़ी है, सबसे छोटी गोवा की है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
और ये सवाल पिछली बार आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत, भूटान और चीन, इन सभी देशों के मध्य सीमा को क्या कहा जाता है? तो भारत, भूटान और चीन, इन तीनों के मध्य जो सीमा है दोस्तों, उसको क्या कहा जाएगा? भारत, भूटान और चीन। इसे कहा जाता है ट्राई जंक्शन। क्या कहा जाता है? ट्राई जंक्शन कहा जाता है। भारत, भूटान और चीन के मध्य जो आपकी सीमा है उसे ट्राई जंक्शन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, नागालैंड है। तो कौन सा आपका 7 सिस्टर में सम्मिलित नहीं है? तो सिक्किम हो जाएगा। न्यूमोर द्वीप विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो न्यूमोर द्वीप विवाद जो है दोस्तों, ये आपका भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो न्यूमोर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य हो जाएगा। जाफना प्रायद्वीप कौन से देश में स्थित है? तो जाफना प्रायद्वीप जो है दोस्तों, ये आपका श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। और 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री मैंने आपको बताया दोस्तों, मामी लक्ष्मी छोटी कार। तो मामी से आपको याद रखना है मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री के मध्य आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका पहला चैप्टर था जिससे संबंधित सवाल हमने किए। अब हम भारत का भौतिक स्वरूप यानी पर्वत वगैरह से संबंधित सवाल देखने वाले हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, ये किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, ये आपको बताना है। ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, संचित पर्वत या वलित पर्वत? तो ये नवीन वलित पर्वतमाला है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जाएगा। ठीक है। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? तो कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, उसमें से भी सबसे प्राचीनतम आपसे पूछी गई है, तो ये आपका वृहद हिमालय हो जाएगा। महान हिमालय जिसे कहा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे प्राचीनतम। ठीक है। शिवालिक सबसे नवीनतम हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत आपका दोस्तों किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपका परतदार पर्वत का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? परतदार पर्वत का उदाहरण है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो 33 सागर की भूसन्नति से हुई है। हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय किसका पर्यायवाची है भैया? ये आपको बताना है। हिमालय जो है पर्यायवाची है महान हिमालय का। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नामचा बरवा जो है दोस्तों, ये आपकी सबसे पूर्वी चोटी हो जाएगी हिमालय की, नामचा बरवा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, तो ये कम होता है, अधिक होता है, वैसा ही होता है या असंबंधित परिवर्ती होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान जो है वो पश्चिमी हिमालय में कम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किस हिमालय चोटी को सागर माता भी कहते हैं? तो सागर माता के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट जो है इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो वृहत्तर हिमालय को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये बाह्य हिमालय में आपकी सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। तो लघु हिमालय किस किस के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और आपका जो शिवालिक हिमालय है, इसके मध्य में आपका लघु हिमालय स्थित है दोस्तों। ठीक है, जिसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान जम्मू कश्मीर में क्या कहलाते हैं? तो जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इन्हें क्या कहा जाएगा? मर्ग कहा जाएगा। और उत्तराखंड में इन्हें क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है। तो धौलाधर और पीर पंजाल जो है दोस्तों, ये आपकी मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किया जाएगा लघु हिमालय। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो पीर पंजाल जो है ये भी आपका दोस्तों लघु हिमालय का ही भाग है एक तरीके से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न हिमालय। तो निम्न भी बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है दोस्तों, ये आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। हिमालय की तलहटी श्रृंखला को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की जो तलहटी श्रृंखला है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है।
जो सबसे आपकी निचले वाली है दोस्तों। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये आपकी शिवालिक हो जाएगी। अगला सवाल, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो पर्वत पदीय प्रदेश भी किसे कहा जाएगा? शिवालिक हिमालय को कहा जाएगा। शिवालिक श्रेणियाँ की ऊंचाई है, तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो 850 से लेके 1200 मीटर के मध्य हो जाएगी। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से लेके 1200 मीटर के मध्य में आपकी हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीन पर्वत श्रेणी आपकी कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस में हुआ है दोस्तों? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण आपका सीनोजोइक काल में हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा चुका है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण आपका सीनोजोइक काल में हुआ है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हो जाएगी दोस्तों? तो ये हिमालय का हिस्सा है। सतलज तथा काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिडनी बुनार्ड के द्वारा दोस्तों आपका विभाजन किया गया था, पारदर्शिक विभाजन। उसके तहत ये कुछ बांटा गया था। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदियों के मध्य दोस्तों आपके 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पंजाब हिमालय है, यहाँ पर कुमाऊं हिमालय, यहाँ पर आपका नेपाल हिमालय है, और यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय हो जाएगा। और ये सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया सतलज और काली के मध्य कौन सा हिमालय है आपका? तो ये कुमाऊं हिमालय आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच में आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो ये अभी मैंने आपको बता दिया, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। तो तीस्ता यानी ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में आने वाले को क्या कहा जाएगा? तो इसको असम हिमालय कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। तो किसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दिहांग महाखंड। ऑप्शन बी, दिहांग महाखंड। हिमालय में जो आपके MCT है, मुख्य सीमा भ्रंश, वो किस किस को पृथक करता है? तो मुख्य सीमा भ्रंश जो है ये किस किस को आपके पृथक करेगा दोस्तों? तो महान हिमालय और लघु हिमालय को ये आपका पृथक करेगा। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम आपको बताना है हिमालय की चोटियों का। तो बताइए, पूर्व से पश्चिम की ओर आपको बताना है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर इस तरीके से। तो इधर सबसे पहले नामचा बरुआ आ जाएगी, फिर कंचनजंगा आ जाएगी दोस्तों आपकी जो सिक्किम में स्थित है, फिर आपका माउंट एवरेस्ट आ जाएगा नेपाल में, फिर नंदा देवी आ जाएगी आपकी उत्तराखंड में। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नामचा बरुआ है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंदा देवी है। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? तो पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम आपका सही है? तो यहाँ पर सबसे पहले शिवालिक आ जाएगा नीचे, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो है दोस्तों ये किस राज्य का आपका हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा नहीं है, उत्तराखंड का है, सिक्किम का है, हिमाचल प्रदेश का है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, सिंध गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता दोस्तों? तो सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सर्दियों में उत्तर भारत मैदान जो होते ये और अधिक ठंडे होते आपके। महादेव पहाड़ी आपकी किस राज्य में स्थित है? तो महादेव पहाड़ी आपकी किस राज्य में हो जाएगी भैया? ये आपकी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। अरकान एवं पेगु योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है। तो अरकान योमा और पेगु योमा ये उस हिमालय का है जो स्थित है। तो यहाँ पर ये म्यांमार आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी म्यांमार में स्थित है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिमरेखा जो होती है ये किस किस के मध्य होती है? तो 4500 से लेकर 6000 मीटर पश्चिम में। तो हिमालय में हिमरेखा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी होती है दोस्तों? तो हिमालय के हिमनदों में पिघलने की जो गति होती है वो कैसी होती है? सबसे अधिक होती है।
हिमालय के हिमनदों में पिघलने की गति सबसे अधिक होती है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा आपकी सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नांकित में से भारतवर्ष की कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, महाकालू, एवरेस्ट। तो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है दोस्तों। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कंचनजंगा सबसे ऊंची है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी अगर वैसे पूछा जाए तो K2 आपकी हो जाएगी गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये सवाल आपका LDC के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको याद रखना है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, हालांकि ये POK में स्थित है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही आपकी स्थित है गॉडविन ऑस्टिन। तो पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता ये भारत की है, लेकिन अगर आपसे कभी भी सवाल में पूछा जाए पूर्ण रूप से भारत में स्थित, तब आप कंचनजंगा करना। फिर आगे देखिए, गॉडविन ऑस्टिन है एक, तो गॉडविन ऑस्टिन एक क्या हो जाएगा दोस्तों? शिखर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? संसार की। तो संसार की गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी दूसरी सर्वोच्च चोटी। माउंट गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है ये कहाँ पर स्थित है? आपकी कराकोरम में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों आपकी कराकोरम में स्थित है। इसको कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। K2 के नाम से इसे जाना जाता है। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सी है? तो भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का कार्य करने वाली पर्वत क्षेत्र कौन सा है दोस्तों आपका? तो ये हो जाएगा कराकोरम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कामेत, कुनलुन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इनमें से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? नंगा पर्वत आपका हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, नंगा पर्वत आपका अवस्थित है, तो नंगा पर्वत दोस्तों आपका कहाँ पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नंगा पर्वत से लेकर आपका नामचा पर्वत तक फैला हुआ है हिमालय। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन सा पर्वत जो है ये आपकी हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली जो है ये आपका हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कुनलुन है, कराकोरम है, हिंदुकुश है। उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत है, तो उत्तर पश्चिम भारत में स्थित पर्वत आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका अरावली हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में अरावली है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी राजस्थान में हो जाएगी। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था, तो भारत में अरावली पर्वत का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, ये कौन से काल में आपका हुआ था? तो कैलिडोनियन युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था? कैलिडोनियन युग में आपका हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जाएगा, कैलिडोनियन युग। भारत के सबसे पुराने पहाड़ मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन से हैं? तो सबसे पुराने पहाड़, तो पुराने पूछे जाए तो क्या आंसर करोगे? अरावली आंसर करना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब दोस्तों आप आगे देखिए, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है। तो प्राचीनतम से नवीनतम की ओर आपका सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका धारवाड़ आ जाएगा प्राचीनतम, फिर कुडप्पा है, फिर विंध्यन है, फिर गोंडवाना है। तो धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। आगे देखिए, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, कराकोरम। तो यहाँ पर आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। इसको हम कैसे याद रखते हैं? कलेजा से याद रखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपकी यहाँ पर कराकोरम आती है, फिर लद्दाख आती है, फिर आपकी जास्कर आती है। यहाँ पर दक्षिण से उत्तर पूछा गया है, यानी नीचे से ऊपर की ओर पूछा गया है। तो जास्कर के बाद में लद्दाख आ जाएगा, फिर कराकोरम आ जाएगा, यानी 1 3 4। तो 1 3 4 से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 3 4 आ जाएगा। 2 यहाँ पर धौलाधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धौलाधर जो है ये कहाँ पर आपकी? हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, ये इलायची की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ और मिकिर पहाड़ियाँ, इनको आपको सुमेलित करना है दोस्तों। बताइए। अच्छा, सही सुमेलित कितने हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही सुमेलित है, कौन कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो महादेव की पहाड़ी आपकी मध्य भारत यानी कि MP में हो जाएगी, सही है। मिकिर की पहाड़ी आपकी पूर्वोत्तर भारत, कहाँ पर हो जाएगी? मिकिर की पहाड़ियाँ असम में आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर 3rd और 4 आपका सही है। कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट में नहीं है दोस्तों आपकी, ये तो आपकी बिहार में है। इलायची की पहाड़ी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? केरल में हो जाएगी। तो यहाँ पर सी आपका दोस्तों करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य है? नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। तो एक तरफ तो आपकी सतपुड़ा आती है, फिर एक तरफ आपकी विंध्याचल आती है दोस्तों। इन दोनों के मध्य में आपकी नर्मदा नदी जो है ये प्रवाहित होती है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी आपकी अनाईमुड़ी है, ये बात भी आपकी सही है लगभग।
पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है, ये बात गलत हो जाएगी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वो आपकी जिंदगढ़ा है, तो पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जिंदगढ़ा आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर सी जो है ये आपका गलत हो गया। आगे देखिए, पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दोनों आपस में जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं वो पहाड़ी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी आपकी हो जाएगी। अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है? तो अमरकंटक पर्वत चोटी से किन दो नदियों का उद्गम होता है? अमरकंटक से एक तो नर्मदा नदी निकलती है और एक आपकी सोन नदी निकलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। दोनों याद रखना है, नर्मदा नदी आपकी इधर की तरफ आ जाती है और दोस्तों आपकी सोन नदी जो है ये इधर की तरफ चली जाती है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्कन का पठारी क्षेत्र काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी से युक्त है। दक्कन का पठारी क्षेत्र कपास उत्पादन हेतु भारत में प्रसिद्ध है। दक्कन के पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है। दक्कन के पठारी क्षेत्र से गोदावरी व कृष्णा नदियों का उद्गम होता है। कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं? तो दक्कन का पठारी क्षेत्र काली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी से युक्त है, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो एक तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो गया। दक्कन का पठारी क्षेत्र कपास उत्पादन हेतु भारत में प्रसिद्ध है, तो काली मिट्टी जो है ये कपास के उत्पादन के लिए फेमस है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। दक्कन के पठारी क्षेत्र का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। दक्कन के पठारी क्षेत्र से गोदावरी और कृष्णा नदियों का उद्गम होता है, ये बात भी सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको सजाना है पालघाट, भोरघाट, थालघाट, सैनकोटा दर्रा। तो इनको आपको दोस्तों उत्तर से दक्षिण के क्रम में जमाना है। ऐसा सवाल आपका बन सकता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपका थालघाट है, फिर आपका भोरघाट है, फिर आपका पालघाट है, फिर आपका सैनकोटा दर्रा है। तो थाल, भोर, पाल, फिर सैनकोटा दर्रा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है, ये बात सही है। हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, तो तीसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। हिमालय का विस्तार भूटान देश में नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सत्य है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हिमालय की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो कंचनजंगा, ये बात सही है, क्योंकि एक माउंट एवरेस्ट हो गई, एक आपकी K2 हो गई और तीसरे नंबर पर कंचनजंगा हो गई, तो ये बात भी आपकी सही है। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है, 3rd यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भूटान देश में भी विस्तार है आपका हिमालय का। निम्नलिखित दर्रों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में सजाइए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको सही क्रम में सजाना है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर। बताइए, बोमडिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, पीर पंजाल और नाथुला। नाथुला आपका सिक्किम में हो जाएगा। बोमडिला दर्रा आपका कहाँ पर है दोस्तों? बोमडिला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। सिपकिला दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की दिशा कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका बोमडिला आ जाएगा, फिर आपका नाथुला आ जाएगा सिक्किम, फिर आपका सिपकिला आ जाएगा, फिर पीर पंजाल आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों जमाना है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो पंजाब हिमालय जो है ये आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय आपका दोस्तों उत्तराखंड में हो जाएगा। नेपाल हिमालय आपका दोस्तों नेपाल और सिक्किम में हो जाएगा। और असम हिमालय आपका सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो बताइए दोस्तों। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सिक्किम हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध नहीं है। हिमनद, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव को करेवा कहते हैं। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर कथन 1 असत्य है, कथन 2 आपका जो है वो सत्य है। आगे देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही है? पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे हैं एवं अविरत नहीं हैं। तो पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट एलिवेशन में नीचे हैं एवं अविरत नहीं हैं। तो क्या ये कथन आपका सही है? अगला कथन है अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? तो दूसरा भी आपका यहाँ पर गलत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, ये बात सही है। नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं, ये बात भी सही है।
तो यहाँ पर 3rd और 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? खंबात तट हो जाएगा। कौन सा तट हो जाएगा आपका? तो सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात तट आपका हो जाएगा। भारत के पश्चिमी थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थार का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक विरल घनत्व वाला मरुस्थल है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में भविष्य के लिए सौर व वायु ऊर्जा की विपुल संभावना है। इस क्षेत्र में पलाया झीलों का विस्तार है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपके दोस्तों बी और सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है दोस्तों। यहाँ पर जो आपके फॉल्ट है वो दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको दोस्तों मिलान करना है, कौन सा उत्तर यहाँ पर आपका सही होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ITSZ जो है दोस्तों, इसमें तो आपका क्या हो जाएगा? ITSZ में आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय। HFF में आपका क्या हो जाएगा? तो रुकिए 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका दोस्तों। ए में तो आपका 2 हो गया, ठीक है। बी में आपका क्या हो जाएगा? HFF में आपका शिवालिक और उत्तरी मैदान हो जाएगा। MCT जो है दोस्तों, इसमें आपका क्या हो जाएगा? वृहद हिमालय और लघु हिमालय हो जाएगा। और मेन बाउंड्री फॉल्ट में आपका लघु हिमालय और शिवालिक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, सतपुड़ा श्रेणियाँ किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? तो सतपुड़ा किन 2 नदियों के मध्य में आपकी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती के मध्य में आपकी स्थित है। भारत का प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। तो भारत का प्रमुख सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप जो है वो नाराकोंडम आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका दोस्तों जो है एक्टिव नहीं है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। एक्टिव आपका बैरन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दोस्तों उत्तरी सहारदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी उत्तरी सहारदी की पूछी गई है दोस्तों। तो उत्तरी सह्याद्री जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, ये आपको बताना है। ये आपकी हो जाएगी कलसूबाई। उत्तरी सहारदी की कौन सी हो जाएगी? कलसूबाई हो जाएगी। आगे देखिए, दोदा बेटा, धूपगढ़, गुरु शिखर और अनायमुड़ी, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, कौन सा आपका सही हो जाएगा। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 26 से 30 है। दोदा बेटा की ऊंचाई आप याद रखना दोस्तों, पूछी जा सकती है 26 से 30। धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1350 है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई जो है दोस्तों ये 1722 मीटर है। अनायमुड़ी की अभी आपको याद रखनी है 2695 मीटर है। अनायमुड़ी की 2695 है और दोदा बेटा की 26 से 30 है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद है दोस्तों ये किस द्वीप को लेकर है, यहाँ से पूछा गया है। तो ये आपका न्यू मोर द्वीप को लेकर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य में विवाद। जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर बना हुआ है आपका। शिव समुद्र जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है कर्नाटक में दोस्तों। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। घोकक जलप्रपात आपका घाट प्रवाह पर बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सह्याद्री क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित में से हिमालय श्रेणी के पश्चिमी भाग का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम कौन सा है? तो ये शिवालिक, लघु और महान हो जाएगा। यह भी बता चुका हूँ मैं आपको। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड के भाग कौन कौन से आपके हो जाएंगे? तो कार्बी एंग्लोंग का पठार आपका हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार मरुस्थल आपका हो जाएगा। मेघालय का पठार आपका हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार आपका हो जाएगा। मीजो श्रेणी इसमें शामिल नहीं है, तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, पठार की स्थलाकृति आदर्श है। तो पठार की स्थलाकृति जो है ये आदर्श है किसके लिए? खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, या फिर आपकी जल विद्युत के उत्पादन के लिए। तो खनन के लिए दोस्तों ये आदर्श है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका दोस्तों कोयला, लोएस्क, मैग्नीज पाया जाता है। खनिज तेल यहाँ पर नहीं पाया जाता है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो आपका क्रिटेशियस युग में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट है। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण आपका क्रिटेशियस युग में हुआ है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। तो दक्कन का जो पठार है इसमें नदियों का प्रवाह जो होता है दोस्तों आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह आपका पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। पश्चिम तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है, जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा भैया? यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? चंदन हो जाएगा दोस्तों। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा, तो चंदन आपका हो जाएगा जो दक्कन के पठार की विशेषता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? पारसनाथ आपकी हो जाएगी, जो कि आपकी झारखंड में स्थित है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में देखे जाने वाले पाट धब्बा क्या है? तो पाट धब्बा क्या हो जाएंगे आपके दोस्तों? लेटराइट निक्षेप आपके हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, लेटराइट निक्षेप आपके हो जाएंगे पाट। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो मुख्य आयरन और स्टील उद्योग जो है ये आपके किस पठार में स्थित है दोस्तों? तो ये छोटा नागपुर पठार में आपके स्थित है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? तो ये धनबाद आपका सर्वाधिक बसा जिला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी कोयला, लोह, अभ्रक, तांबा इत्यादि पाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी दामोदर से निकाली गई नहरों द्वारा सिंचाई की सुविधा है। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मेघालय जो है ये किसका भाग है, ये आपसे पूछा गया है। किसका हो जाएगा दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार का हो जाएगा। मेघालय का पठार भाग है किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का हो जाएगा। मेघालय पठार अधिकतर निर्मित है, तो मेघालय पठार जो है ये अधिकतर किससे निर्मित है दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों किससे निर्मित है? गोंडवाना सेलों से द्वारा निर्मित है। तो मेघालय का पठार जो है ये गोंडवाना सेलों द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूमिया कारिकी प्रदेश का भाग है? तो भूमिया कारिकी प्रदेश का भाग आपका कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड उच्च भूमि हो जाएगा। तो पूर्वी पठार भूमिया कारिकी प्रदेश का भाग है बुंदेलखंड। आगे देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? दक्षिण का पठारी खंड मुख्यतः ग्रेनाइट और नाइस से बना है। दक्कन लावा पठार एक उठा हुआ पठार है जो लावा की क्षैतिज विन्यास चादरों से बना है। मालवा का पठार विंध्यन की कगारों से ऊंचा उठकर पठार का पूर्वी पार्श्व बनाता है। नर्मदा और ताप्ती की द्रोणी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच पड़ती है। सही उत्तर का चयन करना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है, थर्ड यहाँ पर आपका गलत है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश से आपकी बहने वाली नदियाँ कौन सी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी है दोस्तों आपकी? तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदी आपकी कौन सी है? व्यास है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, यमुना है। ऑप्शन बी यहाँ पर डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये कौन सा हो जाएगा? शोक नदी आपकी हो जाएगी, फिर उसके बाद जास्कर है, स्पीति है, फिर सतलज है। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ युग्म यहाँ पर दिए गए हैं, चंबल नर्मदा, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित है, ये आपको बताना है। सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र, चंबल नर्मदा। तो चंबल नर्मदा यहाँ पर गलत दिया गया है, सोन यमुना सही है, मानस ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? अच्छा, चंबल नर्मदा भी यहाँ पर सही है। सहायक नदी, चंबल नर्मदा, सोन यमुना, मानस ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 2, 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसको एक बार मैं चेकआउट कर लूँगा। चंबल जो है ये नर्मदा, मुझे ये गलत लग रहा है। 2 और 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक कर लूँगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ यहाँ पर कौन कौन सी आपकी हो जाएगी दोस्तों? तो दिबांग हो जाएगी, लोहित हो जाएगी और कामेंग हो जाएगी। तो कामेंग, लोहित, दिबांग जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो नाथपा झाकड़ी जो है दोस्तों, इसका निर्माण आपका किस नदी पर किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सतलज नदी पर ही आपका बनाया गया है नाथपा झाकड़ी। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगनिंग लगभग एक ही है? तो पॉइंट ऑफ बिगनिंग लगभग एक ही है, तो ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु के आपके हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र सिंधु जो है इसके जो आपके पॉइंट है दोस्तों वो लगभग सेम हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। तो कौन से कथन यहाँ पर आपके सही है? तो तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं, और अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है तो उसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। बाकी के प्रयाग भी देख लीजिए कि आपके दिए गए हैं, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग हो जाएगा। कर्णप्रयाग आपका हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा और पिंडार हो जाएगा, ठीक है। विष्णु का आपका हो जाएगा दोस्तों धौली गंगा और अलकनंदा हो जाएगा। रुद्र का आपका अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, उस नदी का नाम बताइए जो कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ये नदी आपकी कौन सी हो जाएगी, मंदाकिनी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। रुद्रप्रयाग में किस सहायक नदी का संगम अलकनंदा से होता है? तो किसका होता है दोस्तों, मंदाकिनी का होता है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा से संगम। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो अलकनंदा नदी जो है इसका उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, सतोपत हिमनद से हो जाएगा। तो सतोपत हिमनद से इसका उद्गम होता है अलकनंदा का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ब्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी आपकी प्रवाहित होती है? तो ये तापी नदी जो है ये आपकी ब्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है, ताप्ती नदी आपकी ब्रंश घाटी से होते हुए प्रवाहित होती है और नर्मदा भी आपकी ब्रंश घाटी में बहती है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। तो बांग्लादेश में जब प्रवेश हो जाता है तो गंगा क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? तो ज्वार बनाती है कौन सी नदी? तो हुगली नदी जो है ये आपकी ज्वार बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण कौन सी नहीं करती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी नहीं करती है। ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, क्योंकि गोदावरी, महानदी और कावेरी एक तरफ आपकी बहती है, नर्मदा आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, प्राणहिता, इंद्रावती, पेन्नार। निम्न में से गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी आपको बतानी है, तो इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है, प्राणहिता भी गोदावरी की सहायक नदी है, और परवरा एक और है आपकी, परवरा भी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। वंशधरा और पेन्नार जो है ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी का निर्माण कौन सी नदी करेगी दोस्तों? तो ये आपकी ताप्ती नदी करती है। एस्चुरी का निर्माण ताप्ती और आपकी नर्मदा करती है। आगे देखिए, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में क्या स्थित है दोस्तों? तो सतपुड़ा आपकी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित है। ये सवाल आपका बन सकता है। वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिससे होकर आपकी कावेरी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश यहाँ पर नहीं होगा, महाराष्ट्र यहाँ पर नहीं होगा, तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर किसकी सहायक नदी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो ये कौन सी हो गई हमारी? दामोदर हो गई भैया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो विभ्रंश घाटी से होकर कौन सी बहती है? एक दामोदर भी आपकी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो नर्मदा, तापी और दामोदर ये तीनों आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा यहाँ पर आपका सही है? भीमा नदी आपकी दोस्तों तमिलनाडु, इंद्रावती झारखंड, लूनी राजस्थान, घाट प्रभा केरल। तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर आपका सही है ये आपको बताना है। तो लूनी राजस्थान सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपसे पूछी गई है, पेरियार, गोमती, दामोदर और महानदी। तो सर्वाधिक प्रदूषित आपकी दामोदर नदी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इधर खनन क्षेत्र काफ़ी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं। तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों आपके गलत दिए गए हैं, दोनों आपके गलत हो जाएंगे। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये भी गलत है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ नहीं हैं, ये भी आपका गलत है। आगे देखिए, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा एक सही है? यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो नाक से निकली कच्छ में गिरी, ये बात सही है। यह बहकर खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये बात गलत हो जाएगी। यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर दोबारा से मैं बताता हूँ आपको, कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, तो कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है, ये बात सही है। ठीक है, यह पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है, ये बात भी आपकी सही है। यह कच्छ के रन की दलदली भूमि में लुप्त होती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका सही है पूछा गया है दोस्तों। क्या पूछा है यहाँ पर इन्होंने? कौन सा एक कथन सही है? यहाँ पर गलत नहीं पूछा गया है, सही पूछा गया है, मैंने गलत पढ़ लिया है यहाँ पर। तो लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अब देखो ये कच्छ की खाड़ी में जाकर गिरती है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सही हो जाएगा आपका। कच्छ के रन की दलदली भूमि में ये लुप्त हो जाती है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर ये हम आंसर करते ए।
तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली नदियों का। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? उत्तर, ये आपका बताना है उत्तर से दक्षिण। स्वर्णरेखा नदी, फिर महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और बेगई। तो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, फिर आपकी कृष्णा, एटलीस्ट ये 4 तो आपको याद रखनी है। फिर पेनार, कावेरी और बेगई आपकी हो जाएगी। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम का सही अनुक्रम है। तो ये सवाल आपका बन सकता है दोस्तों। लंबाई के अवरोही क्रम में सही अवरोही क्रम आपको बताना है, बताइए। तो गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, अवरोही क्रम आपको बताना है दोस्तों, यानी बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है। तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। सबसे बड़ी गोदावरी है, फिर उसके बाद आपकी आती है नर्मदा, फिर उसके बाद आती है ताप्ती, फिर उसके बाद आती है महानदी। तो गोदावरी, नर्मदा, फिर ताप्ती और फिर आया आपकी महानदी। तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन। तो कटक जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? ये आपका महानदी हो जाएगा। बी में आपका क्या हो जाएगा? लुधियाना, सतलज हो जाएगा। नासिक में आपका क्या हो जाएगा? गोदावरी हो जाएगा। उज्जैन जो है ये आपका शिप्रा हो जाएगा। यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हैदराबाद, कृष्णा, अहमदाबाद, साबरमती, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। तो कौन सा यहाँ पर आपका असुमेलित है, ये आपको बता देना है। तो हैदराबाद, कृष्णा दिया गया है, ये गलत है दोस्तों। अहमदाबाद, साबरमती, नासिक, गोदावरी, कोटा, चंबल यहाँ पर आपका सही है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। किशन गंगा, गंगा, वैनगंगा, पेनगंगा। नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर सही क्रम है। तो इनका उत्तर दक्षिण के आधार पर सही क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपकी किशन गंगा आ जाएगी, किशन गंगा, फिर आपकी आ जाएगी दोस्तों गंगा। किशन गंगा की सहायक है गंगा, तो किशन गंगा और गंगा। फिर इसके बाद आ जाएगी आपकी वैनगंगा और फिर आ जाएगी आपकी पेनगंगा। तो वैन पहले आएगी, फिर पेन आएगी आपकी। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। तो इनकी सहायक नदी आपको मिलान करनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए में आपका 4 हो जाएगा, यानी गंगा में आपका 16 हो जाएगा। ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो गोदावरी की सहायक नदी आपकी मंजरा हो जाएगी। कृष्णा की सहायक नदी आपकी भीमा हो जाएगी और यमुना की सहायक नदी आपकी केन हो जाएगी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा? गंगा यमुनोत्री से निकलती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों कथन यहाँ पर सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, सही है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपका सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, तो ये भी बात आपकी सही है। यहाँ पर डी आपका गलत हो गया। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वह है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत है, वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तीनों नदियों का यहाँ पर उत्पत्ति होती है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये आपकी दोस्तों नर्मदा हो जाएगी और ताप्ती हो जाएगी। राप्ती नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी नदी आपकी एस्चुरी नहीं बनाती है? ताप्ती बनाती है, नर्मदा बनाती है, मांडवी और महानदी। तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? सी और डी में से आपका कौन सा करेक्ट होगा? तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, महानदी नहीं बनाती है। कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और यमुना। तो कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको मिलान करना है दोस्तों, बताइए। ए में कृष्णा नदी जो है दोस्तों, इसकी सहायक हो जाएगी आपकी भीमा, भी बताया मैंने आपको। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपकी तीस्ता हो जाएगी, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। गोदावरी की सहायक नदी आपकी इंद्रावती हो जाएगी, इंद्रावती गोदावरी की सहायक है। और चंबल की सहायक यमुना, यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सलाल, थिन बांध, खाकरा पार, नागार्जुन सागर। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, इनका संबंध कौन सी नदी से है? तो सलाल परियोजना का संबंध कौन सी नदी से हो जाएगा? तो इसका तो संबंध आपका चिनाब नदी से हो जाएगा दोस्तों, जहाँ पर अभी आपका सबसे ऊंचा ब्रिज बना है। तो ए में तो आपका 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए की ऑप्शन में दिया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। थिन बांध आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है? रावी नदी पर बना हुआ है, पंजाब में। खाकरा पार आपका कहाँ पर हो जाएगा? तापी नदी पर, गुजरात में। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नांकित तत्वों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है? तीस्ता नदी गंगा की सहायक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तीस्ता गंगा की सहायक नहीं है, तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ऊंकाई बांध परियोजना तापी नदी पर बनी हुई है, सही है बात। दून लंबी पर्वतीय घाटियाँ हैं, तो दून, देहरादून, इस टाइप से लंबी पर्वतीय घाटियाँ आपकी होती है,
कोरोमंडल तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो कोरोमंडल तट जो है ये मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका गलत है वो बी गलत है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी आपकी नहीं निकलती है? तो ये महानदी आपकी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही सुमेलित है भैया? गोदावरी भीमा, गंगा बनास, कृष्णा इंद्रावती, महानदी तेल। तो तेल जो है, तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी दोस्तों। तो यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा। 42 में डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका क्लास 9 की किताब में दिया गया है। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ हैं। तो भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ जो है दोस्तों ये आपकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज हो जाएगी। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियाँ सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो मैकाल श्रेणी में किस नदी का उद्गम आपका नहीं होता है? तो जहाँ से आपका दोस्तों तापी का उद्गम होता है वहीं से सोन का होता है, नर्मदा है, महानदी है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तापी, नर्मदा, सोन है और महानदी है। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आपका मैकाल की श्रेणी में नहीं है? नर्मदा, महानदी, सोन और तापी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर फिर से वही आपको सुमेलित करना है दोस्तों। विष्णु प्रयाग दिया गया है, तो अलकनंदा के साथ विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलेगी आपकी? कर्ण प्रयाग में तो आपकी पिंडार मिलेगी, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी, देव प्रयाग में आपकी भागीरथी मिलेगी। तो विष्णु प्रयाग में आपकी धौलीगंगा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक आपका सही सुमेलित नहीं है? अमरावती कृष्णा, किन्नर सानी गोदावरी, मालप्रभा कृष्णा, प्राणहिता गोदावरी। तो कौन सा यहाँ पर आपकी सहायक नदी जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी यहाँ पर आपकी सही सुमेलित नहीं है भैया? किन्नर सानी गोदावरी की सही है, मालप्रभा कृष्णा की और घाट प्रभा भी कृष्णा की, प्राणहिता भी गोदावरी की, ये भी सही है। अमरावती आपकी कृष्णा दिया गया है, ये गलत हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अमरावती कृष्णा गलत हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको गंगा, सिंधु, यमुना, गोदावरी दिया गया है। यहाँ पर भी आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो बताइए भैया क्या होगा आंसर? तो गंगा जो है दोस्तों इसकी सहायक नदी आपकी गोमती और कोसी हो जाएगी। तो ए में आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंधु की सहायक कौन सी हो जाएगी? चिनाब और सतलज हो जाएगी। यमुना की सहायक चंबल और केन हो जाएगी। गोदावरी की सहायक वैनगंगा और आपकी इंद्रावती हो जाएगी। वैनगंगा, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, परवरा, मंजरा, ये सब आपकी गोदावरी की सहायक है। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर बताना है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इधर से इधर आपको चलना है। गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। तो यमुना है, घाघरा है, सोन है, गंडक है, कोसी है। यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। याद रख लेना इसको, ये सवाल बन सकता है आपका दोस्तों। यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपका दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और आपकी तुंगभद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी भाग नहीं है, यानी नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर कौन सा गुजरात द्रोणी का भाग नहीं है, राजस्थान नहीं है। सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास नदियों को उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण में क्रमानुसार आपको करना है दोस्तों। महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। तो सबसे पहले आपकी सिंध है, फिर आपकी झेलम है, फिर आपकी चिनाब, फिर रावी और फिर व्यास है। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, गंगा नदी और सिंधु तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा जल क्षेत्र है जो कि पृथक करता है? तो ये कौन सा आपका हो जाएगा? अंबाला हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? अंबाला। आगे देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हो जाएगी आपकी दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से आपकी कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपकी सिंधु नदी निकलती है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तसंगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के साददिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह नदी को मेघना के नाम से मिल जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों
सही है, ये आपको बताना है। 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 3rd यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम से भारत में प्रवेश करती है। आगे देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से आपकी प्रवाहित होती है, तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी सिंधु हो जाएगी। ठीक है, और कराकोरम और आपके लद्दाख के बीच की बात की जाए तो उसके बीच में आपकी श्योक नदी हो जाएगी। सिंधु जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? तो कौन सी नदी आपकी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी। तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी रावी हो जाएगी। तो रावी, व्यास, सतलज जो है वो भारत की हो जाएगी आपकी, और सिंधु, चिनाब, झेलम ये आपकी दोस्तों, यानी सिंधु, चिनाब, झेलम में जो है 80% पाकिस्तान का है, और रावी, व्यास, सतलज में आपका 80% भारत का है, और यहाँ पर 20% भारत है, और यहाँ पर 20% पाकिस्तान है रावी, व्यास, सतलज में। तो 3-3 डिवाइडेशन है तीनों नदियों का। सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो किस नदी पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है? तो झेलम पर विशिष्ट अधिकार दिया गया है भारत को। ठीक है, आगे देखिए, सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग में लेने की अनुमति है? तो सिंधु नदी से कितना जल उपयोग में ले सकते हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया 20% ले सकते हैं, जबकि रावी, व्यास, सतलज से हम 80% जल उपयोग में ले सकते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ बिगिनिंग लगभग एक ही है? तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपकी ब्रह्मपुत्र और सिंधु हो जाएगी। ठीक है, इनके आपके दोस्तों मानसरोवर से निकलती है, मानसरोवर झील से, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब ये झीलों के सवाल हम यहाँ पर देख लेते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का जो अध्ययन है इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, लिम्नोलॉजी। कोलेरू झील आपकी कहाँ पर है? तो कोल कहाँ पर करेंगे? आंध्र प्रदेश में करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? आपकी लोकटक झील हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। लोकटक झील आपकी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपकी मणिपुर में स्थित है। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? तो ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा आपकी दोस्तों ज्वालामुखी झील बनती है। लोनार झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो लोनार झील आपकी दोस्तों कहाँ पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। देखो इसको कैसे याद रखोगे? महापोलो से याद रखिए। पोवाई और लोनार आपकी कहाँ पर हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी सांबर झील हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, डिडवाना। पुलिकट तो नहीं होगा, डिडवाना भी नहीं होगा। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपकी दोस्तों सांबर झील होना चाहिए। ठीक है, चिल्का झील भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो सांबर झील जो है दोस्तों ये भारत की दूसरी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों आपकी कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी, उड़ीसा वाली है ना। चिल्का झील उड़ीसा वाली जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर जो है ये आपकी दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो डी होना चाहिए। सांबर जो है ये दूसरी है। इसको एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लूँगा। ठीक है, मैं आपको पिन कर दूंगा जहाँ तक इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि सांबर जो है वो दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। सांबर लवण झील कहाँ स्थित है? तो सांबर लवण झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये तो राजस्थान में हो जाएगी। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है? तो ये जयपुर में आपकी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी भारतीय झील भारत के लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो लेगून झील के रूप में आपकी कौन सी प्रसिद्ध है दोस्तों? चिल्का झील आपकी प्रसिद्ध है। तो भारतीय झील भारत में लेगून झील के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये आपकी चिल्का झील हो जाएगी। चिल्का झील आपकी कहाँ पर है दोस्तों? तो ओडिशा में आपकी चिल्का झील हो जाएगी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील जहाँ स्थित है वो है, तो चिल्का झील जहाँ स्थित है वो है उत्तरी सरकार तट। तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी उत्तरी सरकार तट पर आपकी स्थित है, उड़ीसा में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? यूपी में हो जाएगी। फुलहर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? यूपी में हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी झील कौन सी है? तो बेमनाथ झील जो है दोस्तों ये आपकी सबसे लंबी झील है। बेमनाथ आपकी कर्नाटक में हो जाएगी। तो बेमनाथ झील आपकी जो है दोस्तों ये सबसे लंबी झील हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, बेमनाथ झील आपकी कहाँ पर है? तो बेमनाथ झील जो है दोस्तों ये कर्नाटक में नहीं है दोस्तों, ये केरल में। मैंने उल्टा बोल दिया, केरल में आपकी हो जाएगी बेमनाथ झील। ठीक है, तो बेमनाथ झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? केरल में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो लोनार आपकी दोस्तों महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है। पुलिकट तमिलनाडु में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। लोकटक मणिपुर में है। तो ए यहाँ पर आपका गलत हो गया।
निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों लोकटक मेघालय, बेमनाथ केरल, डल झील आपकी कश्मीर, पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लोकटक झील जो आपका मेघालय दिया गया है ये गलत हो जाएगा, ये आपकी मणिपुर में हो जाएगी। बेमनाथ केरल सही है, डल कश्मीर सही है, पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। निम्नांकित में से कौन से 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी हो जाएगी? पुलिकट झील आपकी हो जाएगी। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये पुलिकट झील के समीप ही आपका अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है दोस्तों? तो रूपकुंड झील जो है दोस्तों, या इसको आपके जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील जो है इसे आपकी रहस्यमयी झील कहा जाता है। रूपकुंड झील, कंकाल झील जो कि एक हिम झील है, यह उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो रूपकुंड झील जो है ये आपकी उत्तराखंड में है दोस्तों, और ये आपकी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है ये आपसे पूछा गया है। तो किस जिले में हो जाएगी? चमोली जिले में हो जाएगी। कौन सा जिला है दोस्तों? चमोली जिला हो जाएगी। इसको ऐसे ही याद कर लीजिए आप। रूपकुंड झील जो है दोस्तों ये रहस्यमय झील है, चमत्कारी झील है। च से चमत्कारी, च से आपका चमोली हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रख लेना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? पुलिकट राजस्थान गलत दिया गया है, लुनार महाराष्ट्र सही है, चिल्का उड़ीसा सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश आपका सही है। निम्न में से कौन सा आपका सही सुमेलित है? कौन सा आपका सही सुमेलित है? नक्की गुजरात दिया गया है, लोनार मध्य प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो ज़्यादा सही आपका कौन सा है दोस्तों? तो ये आपका कोलेरू आंध्र प्रदेश वाला हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी गोविंद सागर झील हो जाएगी। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गोविंद सागर झील है आपके दोस्तों। गोविंद सागर झील सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया। यह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिलासपुर में ये आपकी स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, गोविंद सागर झील जो है ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। गोविंद सागर झील सतलज नदी पर बांध के निर्माण के कारण बनी है। तो सतलज नदी पर कौन से बांध के निर्माण के कारण ये बनी है? तो ये आपके दोस्तों भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी है। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती है? तो ये आपकी विहार झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? विहार झील से आपकी निकलती है। निम्नांकित झीलों में से कौन सी मीठे पानी की है? तो मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? डेबर, फलोदी, सांबर झील, डिडवाना। तो डेबर झील आपकी दोस्तों मीठे पानी की हो जाएगी। महाराणा जयसिंह द्वारा बनाई गई डेबर झील या जयसमंद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी उदयपुर में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील आपकी किस राज्य में हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी वुलर झील? आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? तो असम में आपकी कौन सी अवस्थित है दोस्तों? तो असम में आपकी चप नाला झील अवस्थित है। कौन सी है? चप नाला झील जो है ये आपके असम में अवस्थित है। किस झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किसी झील की तली में अवरुद्ध जल जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो अवरुद्ध जल को जो है वो अधसर कहा जाता है। समय के साथ विसर्प लुप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे चाप झील कहते हैं। तो समय के साथ विसर्प लुप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। चपाकार झील की रचना तब होती है जब नदी होती है। तो जब नदी होती है बहुत कम ढलान पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लेगून झील पुलिकट, ज्वालामुखी झील लोनार, रॉक फॉल आपकी लूनकरनसर, हिमानी झील आपकी वेरीनाग। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सी आपका गलत दिया गया है। हिमानी झील वेरीनाग सही है, ज्वालामुखी झील लोनार, लेगून आपकी पुलिकट हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है दोस्तों बताइए? लोकटक झील आपकी मणिपुर में हो जाएगी। डिडवाना तो आपकी दोस्तों नागौर में है। कोलेरू आपकी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। उदय सागर झील आपकी उदयपुर में ही हो जाएगी। पुलिकट, लोनार, सांबर और नौकुचिया इसका आपको मिलान करना है। बताइए पुलिकट झील कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो जाएगी आपकी। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है। सांबर झील आपकी राजस्थान में है और नौकुचिया झील आपकी उत्तरांचल में हो जाएगी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अष्टमुड़ी आपकी कहाँ पर है? तो बेमनाद और अष्टमुड़ी आपकी केरल में हो जाएगी। पुलिकट तमिलनाडु में है। रूपकुंड आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी और सूरजकुंड आपकी हरियाणा में हो जाएगी।
तो यहाँ पर जो आपका सुमेलित है वो होगा 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत जो है ये पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? पारिस्थितिकी हो जाएगी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत दोस्तों आपकी पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें क्या शामिल होता है? कोई विद्यमान समुदाय या उसका परिवेश यहाँ पर शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से 2 घटक है? तो पारिस्थितिकी तंत्र के कौन से 2 घटक हो जाएंगे? जैविक और अजैविक हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? जैविक और अजैविक। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। तो प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है? पारितंत्र आपकी कहलाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूरज की रोशनी होती है। निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो एक दिशीय प्रवाह कौन दर्शाता है दोस्तों? तो यह आपका ऊर्जा दर्शाता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सदैव सीधा होता है। विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन सा हो जाएगा? तो सागर पारिस्थितिकी तंत्र आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें सर्वाधिक संख्या में क्या पाए जाते हैं दोस्तों? मांसाहारी, शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता या उत्पादक। तो सर्वाधिक संख्या में आपके उत्पादक पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में उत्पादक होंगे तभी तो उपभोक्ता होंगे। पर्यावरण के जैविक घटक है। तो पर्यावरण के जैविक घटक आपका कौन सा हो जाएगा? पौधे हो जाएंगे। जैविक घटक पौधे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन सा हो जाएगा? झील, वन, तालाब, खेत आपका हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र आपका कौन सा हो जाएगा? झील, वन, तालाब, खेत आपका हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो बायोडाइवर्सिटी शब्द जो है दोस्तों ये किसके द्वारा दिया गया था? तो WG रोजन के द्वारा ये दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जैव विविधता शब्द WG रोजन के द्वारा ये दिया गया था। आगे देखिए, जैव विविधता का संबंध है। तो जैव विविधता का संबंध किससे है? प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। तो प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से इसका संबंध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं दोस्तों, तापमान हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक वास का विखंडन हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो सकता है, शाकाहार को प्रोत्साहन नहीं होगा। तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चंद्रण, फसलों का परागण। यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है। तो भारत में हॉट स्पॉट कौन कौन से हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो 4 हॉट स्पॉट है दोस्तों, उसमें से ऑप्शन में कौन सा दिया गया है आपको? तो पूर्वी हिमालय दिया गया है और पश्चिमी घाट दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपकी दोस्तों कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी, सुरमा घाटी, शांत घाटी केरल। तो शांत घाटी केरल में ये आपकी पाई जाएगी। जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? तो ये आपका IUCN हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? IUCN। IUCN द्वारा प्रमुख संकटाग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो संकटाग्रस्त जीव जो है इनको कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 6 वर्गों में इनको वर्गीकृत किया गया है। आगे देखिए, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो ये कौन सा क्षेत्र आपका हो जाएगा? अल्फा सूचकांक हो जाएंगे। तो जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो अल्फा सूचकांक। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया? तो ये किसे किया गया? बांस को विलोपित किया गया है वृक्षों की परिभाषा से। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, अफीम किससे प्राप्त होती है दोस्तों? अफीम आपकी किससे प्राप्त होती है ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी किससे प्राप्त होती है? पेपावर आपके सोमनीफेरम से प्राप्त होती है। पेपावर सोमनीफेरम से ये प्राप्त होती है। साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसे प्राप्त किया जाता है। तो साबूदाना जो है इसे साइकस से प्राप्त किया जाता है। किससे? साइकस से प्राप्त किया जाता है। अफीम आपकी पेपावर सोमनीफेरम हो जाएगी। मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या होता है? तो मिर्ची से जो जलन होती है उसका कारण होता है कैप्सिसिन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रेशम से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों?
तो ये रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। निम्न में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो रेशम कीट का जो भोजन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? तो शहतूत की पत्तियां होती है। हाथी दांत होता है रूपांतरित, तो हाथी दांत जो होता है ये रूपांतरित होता है। तो ये होता है आपका ऊपरी कर्तनक, यानी इंसाइजर आपका होता है दोस्तों ऊपरी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्यूनिन को प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष की, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो तंबाकू में कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है? तो यहाँ पर निकोटीन आपका पाया जाएगा तंबाकू में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री होता है? तो एक बीजपत्री आपका कौन सा पौधा होता है? तो ये आपका प्याज होता है दोस्तों। एक बीजपत्री आपका कौन सा होता है? प्याज होता है। किस वर्ग के पौधों को कहा जाता है? किसी वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है? तो किसी वर्ग के पौधों को कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? ब्रायोफाइटा कहा जाएगा। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है, तो जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? रेशम आपका हो जाएगा। इंसुलिन पाई जाती है, इनुलिन पाई जाती है, तो इनुलिन आपकी किस में पाई जाएगी? तो ये आपकी डहेलिया के गांठदार मूलों में पाई जाएगी। डहेलिया के आपके गांठदार मूलों में पाई जाएगी। आगे देखिए, कुनेन, डिजिटेलिस, रोवालिया, हेरोइन, पत्तियां, फल, तने की छाल, जड़। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर ए में तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कुनेन, तने की छाल हो जाएगी, ए में थर्ड हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिया गया है। डिजिटेलिस जो है यहाँ पर पत्तियाँ हो जाएगी, रोवाल्फिया जो है यहाँ पर जड़ हो जाएगा, हेरोइन जो है यहाँ पर आपका फल हो जाएगा। आगे देखिए, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र और सहायक कहते हैं? तो ये केंचुए को कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए दोस्तों आपके लाल कृमि का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? लाल कृमि का उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद है? तो असली फल भी है और दिखावटी फल भी है, तो ये कौन सा है आपका? काजू। कोयर से प्राप्त किया जाता है, तो कोयर से प्राप्त किया जाता है, तो नारियल फाइबर प्राप्त किया जाता है कोयर से। लाख होता है, तो लाख क्या होता है दोस्तों? तो ये जंतु पादप होता है आपका लाख। लाख क्या होता है? जंतु पादप होता है। मशरूम क्या है? तो मशरूम आपका एक प्रकार का कवक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, थोड़े बहुत सवाल और बचे हुए हैं आपके। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए भैया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनअपघटनीय नहीं है? तो जैविक अनअपघटनीय कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो ये प्लास्टिक आपका नहीं है। भारत में BS6 वाहनों की बिक्री का प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ? तो किस तिथि से आपका लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2020 से आपका लागू हुआ है। आगे देखिए, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु आदि के द्वारा पूरी तरह नष्ट होने वाला कचरा कहलाता है। तो पूरी तरीके से नष्ट होने वाला कचरा आपका दोस्तों जैविक कचरा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा सबसे खतरनाक और लंबे समय तक बना रहता है? तो सबसे खतरनाक और लंबे समय तक बना रहता है, तो ये आपका हो जाएगा नाभिकीय कचरा। लैंडफिल विधि किस प्रकार के प्रदूषकों के निस्तारण हेतु अपनाई जाती है? तो लैंडफिल विधि जो होती है यह आपकी ठोस अपशिष्ट के लिए अपनाई जाती है। लैंडफिल विधि आपकी ठोस अपशिष्ट के लिए अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए, तो असत्य कथन छाटना है दोस्तों। क्लासिकल स्मोक घटना 1952 में घटित हुई थी। क्लासिकल स्मोक घटना लंदन में घटित हुई थी। क्लासिकल स्मोक नाइट्रोजन युक्त गैसें हैं, ये गलत हो जाएगा। क्लासिकल स्मोक अपचायक प्रकृति का था, तो ये तीनों बातें सही हो जाएगी, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जल प्रदूषण को मापना है अगर आपको, तो दोस्तों यहाँ पर BOD परीक्षण आपका किया जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, तो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक कौन सा होता है दोस्तों आपका, जो कि मानसिक रोग पैदा करता है? तो ये कौन सा होता है आपका दोस्तों? शीशा होता है, PB। ठीक है, शीशा जो होता है ये प्रदूषक का कार्य करता है और मानसिक रोग पैदा करता है। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर का मतलब होता है दोस्तों, आपने देखा होगा गाड़ियाँ चलती है, बीच में जो है इधर से आपकी गाड़ी चलती है, इधर से भी आपकी गाड़ी चलती है, बीच में जो आपकी ये दीवार बनी होती है, यहाँ पर हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो ये ध्वनि को कम करने के लिए लगाते हैं, तो उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? तो अम्लीय वर्षा की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, ताजमहल को सती पहुंच रही है, तो ताजमहल को सती किससे पहुंच रही है दोस्तों? मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले प्रदूषकों से। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत किन को अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। आपके डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनईपी का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नैरोबी केन्या में स्थित है। याद रखिएगा, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो पर्यावरण स्नेही माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को माना जाता है। किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही? सीएनजी को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा हो जाएगा? सीएनजी आपका हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। ब्लैक फुट रोग का कारण कौन सा तत्व है? तो ब्लैक फुट रोग जो होता है दोस्तों, ये आर्सेनिक की वजह से आपका होता है। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? तो किस ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा? तो प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाएगा। प्राश्रव्य तरंगें जो होती है उनका प्रयोग किया जाएगा। अब एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका, इसके भी कुछ सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर वन महोत्सव आयोजन प्रारंभ किया गया? तो वन महोत्सव का आयोजन जो है दोस्तों, ये किसकी पहल पर आरंभ किया गया? केएम मुंशी और अर्नब पात्रा जो है, इनके पहल पर यह आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में जैविक संसाधन के उदाहरण हैं? तो जैविक संसाधन के उदाहरण कास्ट, रबर, दूध, अंडे में आपके हो जाएंगे। सिल्वी कल्चर है, तो सिल्वी कल्चर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वनों के विकास एवं जनन से संबंधित अध्ययन हो जाएगा। वनों के विकास एवं जनन से संबंधित अध्ययन हो जाएगा। मृदा को निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा पुनः उपजाऊ बना सकते हैं? तो पुनः उपजाऊ किस क्रिया द्वारा बना सकते हैं? जीरो फार्मिंग के द्वारा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा, मल्चिंग के द्वारा। डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल का प्रबंधन किया जा सकता है? तो जल का प्रबंधन किया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो स्प्रिंकल के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? स्प्रिंकल के द्वारा जल का प्रबंधन किया जा सकता है। स्वस्थानीय संरक्षण विधि में किसी भी जीव को किस आवास में संरक्षित किया जाता है? तो स्वस्थानीय में जो स्वस्थानीय होते हैं दोस्तों, वहाँ पर किसी भी जीव को किस आवास में संरक्षित किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, किसी भी जीव को उसके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित करना आपका स्वस्थानीय कहलाता है। निम्नलिखित में से नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन से आपके हो जाएंगे? तो ये आपका सूर्य हो जाएगा दोस्तों। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन सूर्य हो जाएगा। मृदा प्रबंधन विधियों में शामिल है, तो मृदा प्रबंधन विधियों में कौन शामिल है आपके? जीरो फार्मिंग, मल्चिंग, फसल चर्कीकरण, सभी शामिल है। उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि आयोग एनसीए द्वारा प्रारंभ किए गए वानिकी कार्यक्रम हैं, तो कौन से कार्यक्रम हैं? तो ये हो जाएगा सामाजिक वानिकी। संरक्षणात्मक वन प्रबंधन कार्यक्रम नहीं है, तो संरक्षणात्मक वन प्रबंधन कार्यक्रम कौन सा नहीं है? अग्नि नियंत्रण, नियंत्रण चराई, जनसंख्या नियंत्रण, शहरी वानिकी। तो ये आपका शहरी वानिकी नहीं है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में खनिजों का प्रबंधन करने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो खनिजों का प्रबंधन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो 3R तकनीक का प्रयोग किया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। जल प्रबंधन की विधि है, तो जल प्रबंधन की विधि कौन सी है? बांध निर्माण भी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी है, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति भी है। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों पर विचार कीजिए, तो निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री तरंगी ऊर्जा। उपयुक्त प्राकृतिक संसाधनों में से कौन से निरपेक्ष नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो सभी के सभी आपके हो जाएंगे। राजस्थान में कुल कितने रामसर साइट है? तो प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान में कुल कितने रामसर साइट आपके हो जाएंगे दोस्तों? रामसर स्थल, तो ये आपके कितने हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो पहले तो आपके 2 थे दोस्तों, पहले तो आपके 2 थे, अभी आपके कितने हो चुके हैं? अभी आपके दोस्तों मैनार और आपके फलोदी को भी बनाया गया है, ठीक है, उनको भी शामिल किया गया है आपके रामसर स्थल में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पुष्टाज नामक घास स्थल कहाँ पर स्थित है? तो पुष्टाज नामक घास स्थल आपके कहाँ पर हो जाएंगे? तो ये आपके हंगरी में हो जाएंगे। पुष्टाज हंगरी में हो जाएंगे। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना किस वर्ष प्रारंभ की थी? तो बाघ संरक्षण योजना आपकी 1973 में प्रारंभ की गई थी। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो चिपको आंदोलन आपका दोस्तों 1970 में प्रारंभ हुआ था। ये भारत के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। 1970 में जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा थे उत्तराखंड में, तो उनके द्वारा ये आरंभ किया गया था। ये आपको याद रखना है। पुष्टाज हंगरी का हो जाएगा। और रामसर स्थल पहले 2 थे आपके, अभी आपके दोस्तों 4 हो चुके हैं। मैनार और फलोदी को भी बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है आपका भारत का भूगोल से संबंधित।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। जितनी मुझे जानकारी थी उतना मैंने आपको बता दिया। 1-2 सवाल में डाउट था तो उनको मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।